नमस्ते दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज को। हम लोग बायोलॉजी के क्लास 12th का जो क्रैश कोर्स में हम लोगों ने ऐप में स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मैं लगातार यूट्यूब में लेके आ रहा हूं, उसका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लास्ट दो वीडियोज़ में हम जो है इसके क्वेश्चन डिस्कशन के दो वीडियोज़ में, एक में हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया और दूसरे में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिया। आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 2.0 है और इसमें हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आए हैं। आज के बाद ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। सारा का सारा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऐप में और एज इट इज़ यूट्यूब में पहला लेक्चर जो पहला चैप्टर का फ्री था वो मिल चुका है, और जो कॉन्सेप्ट्स के कुछ वीडियोज़ बाकी हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, और सारे क्वेश्चंस का जो वीडियोज़ है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से डिटेल से आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पैरामाउंट क्लासेस के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर देंगे फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। बायोलॉजी क्लास 12th बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज 2.0। पहला लेक्चर मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अपलोड कर चुका है और ये दूसरा लेक्चर है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, पहला सवाल क्या है, आराम से एकदम सुकून से समझेंगे। पहला सवाल है दोस्तों कि वाई सर्टेन रीजन्स, इट शुड बी लाइक दिस, रीजन्स, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, REGIONS, रीजन्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय एनवायरमेंटलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेम एनी 2 हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया। कि क्वेश्चन क्या कहता है, पहले सुकून से समझेंगे कि क्यों कुछ कुछ जगहों को जो है घोषित किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इन्वायरमेंटलिस्ट्स के द्वारा पूरी दुनिया में। कुछ ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो इंडिया के आपको बताने हैं। इसका आंसर है सर्टेन रीजन्स आर डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बिकॉज दे। जो बहुत सारे रीजन्स हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं क्योंकि का जो रीज़न है, कारण है, वो 2 हेडिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हैव एक्सेप्शनली हाई स्पीसीज रिचनेस। वैसे ही जगहों पर जो स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर जो रिचनेस है स्पीसीज का, अलग अलग तरह के स्पीसीज वहाँ पे मिलते हैं। चाहे वो प्लांट की स्पीसीज की बात करें, चाहे वो एनिमल की स्पीसीज की बात करें, बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे दे कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहाँ पर अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, है ना। मैनी ऑफ विच आर फाउंड नोवेयर एल्स। कुछ तो ऐसे स्पीसीज किसी जगहों पे मिलते हैं जो वहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलते। एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम आउटस्टैंडिंग यूनिक चीज़ कि केवल वहीं मिलेगा। ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक शुरू किया है मुहिम कि कोई डिश, कोई स्पेशल प्लांट, कोई स्पेशल एनिमल, कोई स्पेशल आर्ट एंड क्राफ्ट अगर किसी एरिया का खास होता है तो उसको GI टैग देने का काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो वो हालांकि था नहीं, मैंने कनेक्ट करने के लिए वो चीज़ बोल दिया कि कुछ स्पीसीज किसी एरिया में ऐसे होते हैं जो केवल वहीं मिलते हैं। दूसरा, आर अंडर सीरियस थ्रेट्स। कुछ जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के रीजंस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला जो रीज़न मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि आर अंडर सीरियस थ्रेट्स। कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो बहुत थ्रेट्स में होते हैं, वो बहुत डेंजर जोन में होते हैं, वो अब न तब जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज की कैटेगरी में आने वाले होते हैं, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। दीज थ्रेट्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट एट लीस्ट 70%। These areas, not threats, these areas have already lost at least 70% of their original natural habitation, vegetation due to human activities like deforestation। कहने का क्या तात्पर्य है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन एरियाज को बनाया जाता है जो पहले से ही 70% अपने एरिया को खो चुके हैं, अपने ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन को खो चुके हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। अब उनको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो बची खुची प्लांट की स्पीसीज है और जो बची खुची एनिमल की स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वो खो चुके हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई के कारण खो चुके हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, खेती करने के लिए लोग बड़े बड़े जंगल को साफ कर दे रहे हैं
और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करने के लिए, शहरों का निर्माण करने के लिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लोग जो हैं वो सब नेचुरल वेजिटेशंस को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर चुके हैं। तो दो चीज, पहला वहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, बहुत ज्यादा स्पीसीज वहां बहुलता में मिलते हैं, चाहे वो प्लांट का बात करें चाहे वो एनिमल का बात करें। और दूसरा, बहुत सारे मिलते तो हैं लेकिन बहुत सारे उजड़ भी चुके हैं इंसानी करतूतों के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, है ना। इसको हम लोग एक इक्वेशन से समझते हैं, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया में, लेकिन साथ ही साथ उन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा थ्रेट भी मिला है। इसीलिए बचे कुचे बायोडाइवर्सिटीज को बहुत तरीके से बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जाता है ना। 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत के जो 2 महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी है वो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस। हिमालय का जो रीजन है ईस्टर्न साइड वाला और वेस्टर्न घाट का जो एरिया है इंडिया में, ये रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में इन सिटू कंजर्वेशन का क्या योगदान है। अब मैंने इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि एक ऐसा संरक्षण जिसमें चाहे प्लांट रहे चाहे एनिमल रहे, उनकी स्पीसीज को उनके नेचुरल घर में ही हम लोग बचा के रखें, उनको कोई स्पेशल जगह ट्रांसफर करके लेके नहीं जाए, उनके नेचुरल घर में हम लोग उसको अगर बचा के रखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं आपका जाकर के इन सिटू कंजर्वेशन। पूछ रहा है कि आखिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे अकर। मतलब इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है एनिमल रहे चाहे प्लांट रहे, उनकी स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके वास्तविक घर में, उनके प्राकृतिक घर में उनको संरक्षित करके रखना, बचा करके रखना। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंस लाई इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इन सिटू उनके घर में ही उनको बचा के रखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। पहला क्या है, नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्शन, ताकि उनका नेचुरल हैबिटेट भी बचा रहे। इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि अगर मान के चलते हैं हम एशियाटिक सारे लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके अगर हम लोग जूलॉजिकल पार्क में ले जाएं और वहां पर उसको बचा के रखें, तो उनका जो नेचुरल घर है, उनका जो नेचुरल जंगल है, इसको तो मानव जाति बर्बाद कर देगा ना। तो क्यों ना हम उसके घर में ही उसको बचा के रखें, चारों तरफ से बाउंड्री करके, कि आप अपने घर में आजाद रहो, आपको उठा करके कहीं लेके नहीं जाएंगे, आपके घर में ही आपको बचाएंगे ताकि आप भी बचे रहें और आपका घर भी बचा रहे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इट प्रिजर्व्स नॉट जस्ट द स्पीसीज, ये केवल प्राणियों को ही, स्पीसीज को ही, प्रजातियों को ही नहीं बचाता है, बट ऑल्सो देयर एंटायर इकोसिस्टम, उनके पूरे इकोसिस्टम को, उनके पूरे वातावरण को भी बचाता है। Ensuring natural interaction among organism continues, ताकि प्राणियों का जो प्राकृतिक इंटरेक्शन है, जुड़ाव है अपने वातावरण से, वो कायम रहे। अरे किसी भी स्पीसीज को उसके घर से दूर लेके जाओगे, कितनों भी तुम प्रोटेक्ट करने लेके जाओ, लेकिन अगर तुम उसको उसके घर से ही दूर कर दिए ना, तो वो एनवायरमेंट चेंज होने के कारण ही अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन का जरूरत है। दूसरा, सपोर्ट इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। इवॉल्व करना, इवोल्यूशन होना, है ना। इवॉल्व करना मतलब अपने से नए नए फीचर्स को डेवलप करना। स्पीसीज कैन इवॉल्व एंड अडेप्ट नेचुरली, वो अपने आप को ढाल लेगा प्राकृतिक रूप से अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। और अगर आप वहां उसको उठा करके दूसरा जगह लेकर जाते हैं तो उसको ढालने में, अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो स्पीसीज कैन इवॉल्व एंड अडेप्ट नेचुरली टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मान लीजिए उसके अपने घर में एनवायरमेंटल चेंजेस भी कुछ आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, तो अपने अंदर कुछ बदलाव करके उस बदलते हुए वातावरण में ढाल पाएगा, जिसके कारण उसके अंदर उस बदले हुए वातावरण को झेलने की ताकत आएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, उनके जीन्स में थोड़े चेंजेस आएंगे जो उनके सर्वाइवल को कंटिन्यू रखेगा, ताकि आने वाले समय में इन्वायरमेंट और भी खराब हो जाए, फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। एवोल्यूशन का यही नियम होता है। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है,
इसके लिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे इंसानी मानव जाति ने आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर चेंजेस किया है बदलते हुए इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाने के लिए। इसका सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल है कोरोना काल। कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारे बॉडी के अंदर वो सारे एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरह के वायरस हम पे अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर उनसे झेलने की क्षमता डेवलप हो चुकी है। ये वेरिएशन है हमारे बॉडी में, जिस कारण से हम लोग आगे आने वाले समय में निरंतर काल तक हम लोग अपने स्पीसीज को कायम रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। तो ये वेरिएशन जरूरी है, और ये वेरिएशन तब आएगा जब नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आएगा और उस चेंजेस में ढालने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस करेंगे। एज सिंपल एज दैट। तीसरा जो है, कंजर्व लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज को कंजर्व किया जा सकता है अगर इन सिटू कंजर्वेशन किया जाए तो। एक्स सिटू करेंगे तो क्या होगा दोस्त, जिसको हम कंजर्व करना चाहते हैं उसको उठा ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं ना वहां पे जिस पर हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है, जिनको हम उठा के नहीं लेके गए। उठा के जिनको लेके गए चलो उसको बचा के रख देंगे, और सारे जानवर जो वहां थे सो उन हैबिटाट को अगर हम लोग परेशानी में डाल दे, सारे सेलेक्टेड जानवर्स को लेकर के जा करके वहां के एनवायरनमेंट को लॉस कर दे, अगर हम उस जगह के एनवायरनमेंट को फिर केयर ना करने लगे तो और भी ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो तो तबाह हो जाएंगे ना। वही इन सिटू अगर कंजर्वेशन हम लोग कर देते हैं तो होगा क्या कि जो टारगेटेड एनिमल्स है जिसको हम बचाना चाहते हैं, जो टारगेटेड प्लांट्स है जिनको हम बचाना चाहते हैं, उसके अलावा और भी सारी जो स्पीसीज हैं वो भी बचे रहेंगे। कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्ट टुगेदर। बहुत सारे होल कम्युनिटीज, सारे कम्युनिटीज, वहां पर रहने वाले सारे प्लांट्स, वहां पर रहने वाले सारे एनिमल्स, वहां पर रहने वाले सारे सूक्ष्मदर्शी एनिमल्स, सूक्ष्मदर्शी जो प्राणियां हैं, जो छोटे छोटे प्राणियां हैं, उसको भी हम लोग बचा के रख सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन अगर करें तो। ये तीसरा कारण है। अगला देख लेते हैं दोस्त, चौथा कारण क्या है? लेस एक्सपेंसिव एंड मोर प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही बात। अरे किसी जानवर को तुम उठा करके उस जगह से दूसरा जगह लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली ना खर्चा पड़ेगा उसको लेके जाने में, लेकिन उसी के घर में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो तो लेस खर्चा पड़ेगा। घर में ही रह रहा है, सिर्फ बाउंड्री मार दो, सिर्फ प्रोटेक्ट एरिया उसको डिक्लेयर कर दो, वहां पर मनाही कर दो, चाहे वो प्लांट रहे चाहे वो एनिमल रहे, उसके हंटिंग को, उसके एक्सप्लॉयटेशन को। इसमें खर्च कम पड़ता है और ये प्रैक्टिकल है। इतना सारा व्यवस्था करना सारे प्राणियों को लेकर के जाने के लिए दूसरे साइट में, ये प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं लगता है, प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता है। हालांकि एफर्ट डालने से होता है लेकिन बहुत मुशक्कत लगती है उसमें। तो कहा जाता है कि ये कम महंगा है, थोड़ा सस्ता है, एंड मोर प्रैक्टिकल, और ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इट रिक्वायर्स लेस आर्टिफिशियल मेंटेनेंस। इसमें आर्टिफिशियल मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है। आप किसी को दूसरा जगह लेके जाओगे तो वहाँ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ही दोगे ना, उसमें खर्च पड़ेगा, लेकिन इसमें तो नहीं लगता है। कंपेयर टू द एक्स सिटू मेथड्स, जैसे जू बनाए, जीन बैंक्स बनाए, उसके मेंटेनेंस में खर्चा आएगा ना, तो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। प्रिजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज, और जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो खतरा में है, जो अब न तब विलुप्त हो सकते हैं, उनको भी हम लोग बचा सकते हैं। मैनी थ्रेटन स्पीसीज, बहुत सारे जो थ्रेटन स्पीसीज हैं, मुसीबत वाले स्पीसीज जो है, सर्वाइव बेटर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। वो अपने प्राकृतिक घर में ही एडजस्ट हो पाते हैं। ये बात मैं अभी पहले ही डिस्कस कर चुका था इस चीज़ को। इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, अगर सही तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें तो उसके घर को बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट टू डू दैट। शायद ये टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आखिर इन सिटू कंजर्वेशन का ही ज़रूरत क्यों पड़ता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी आता है। एक दो बार वीडियो को पीछे जा करके आप देखेंगे, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वीडियोस को स्किप नहीं करना दोस्त, 2x करके देख लेना, 2.5x करके देख लेना, क्योंकि ये ज्ञान के वीडियोस हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। जिस वक्त आप स्किप करिएगा उस वक्त क्या पता कौन सी ज्ञान की बातें हो जाए जो आपके दिमाग में ना जा पाए और वही एग्ज़ाम में पूछ दे। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो, पूरा देखिए। आप अपने स्पीड से एडजस्ट करके देखिए, लेकिन पूरा देखिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्रेट ग्रुप्स। क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है। ओके, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। सेक्रेट ग्रुप्स, GROUPS, ग्रुप्स, सेक्रेट ग्रुप्स। व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। अच्छा, सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है?
और उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन दैट आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल पीपल ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स। छोटे मोटे जंगल होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे जंगल का वो टुकड़ा जिसको लोकल आदमी बचा के रखता है क्योंकि वो धार्मिक मानता है उस जगह को। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। झारखंड में एक इलाका है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल को यहाँ के आदिवासी लोग एक स्पेशल गॉड का टाइटल देते हैं, इसको बोलते हैं मरांगबुरु। और इसके कारण जो है वो पारसनाथ हिल में जितने भी वेजिटेशन हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि ये हमारे देवता का घर है, इस पे कोई बाहरियों का अटैक जो है वो हमारे देवता के ऊपर सीधा अटैक माना जाएगा। और ये करके इस बिलीफ को कायम रख के वो वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को, वहाँ के नेचुरल प्राकृतिक संपदा को वो जो है बचा के रख रहे हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स उन जगहों को बोलते हैं जिसको रिलीजियसली सेक्रेड जगह, पवित्र जगह माना जाता है। और ये करके वहाँ का, ये बोल करके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। They are considered sacred or the abode of deities, and cutting trees or hunting animals in these areas is strictly forbidden। कहने का तात्पर्य ये है, ये मैंने हालांकि समझा दिया, फिर भी एक बार बताता हूँ। ये जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये उनके देवी देवताओं का घर माना जाता है। यहाँ पर पेड़ों को काटना और जानवरों का यहाँ पर शिकार करना, ये सब एरियाज में एकदम सख्ती से मना कर दिया जाता है। आखिर इसका क्या रोल होता है कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में? सबसे पहला तो बात ये कि ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है तो कौन वहाँ पे काट छाट करेगा, कौन वहाँ जानवरों को मारेगा? तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ के कंजर्व रहेंगे। सेक्रेड ग्रुप्स एक्ट एज मिनी रिजर्व। ये एक मिनी रिजर्व की तरह काम करता है, बचा के रखने के लायक जगह की तरह काम करता है। दैट प्रोटेक्ट मैनी रेयर एंडेमिक एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वहाँ पर बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज जो अब जो है विलुप्ति के कगार में, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत डेंजरस जोन में है, वो उनकी तादाद घटती जा रही है, वो अगर वो सब जगहों पे मिलते हैं तो उनको नेचुरली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है इन सेक्रेड ग्रुप्स की मदद से। प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, वहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचा के रखा जाता है। कैसे? सो देखिएगा दोस्त। दे कंजर्व वैल्यू जर्म प्लाज्म ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड प्लांट स्पीसीज। वो जो है कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज जो केवल उसी जगह पर मिलते हैं, उसके जीन्स को वो बचा के रखते हैं, वो और कहीं नहीं मिलेगा। मान के चलिए वही सही जगह पर एक सीक्रेट, 2-3 सीक्रेट ग्रुप्स का नाम बताता हूँ मैं इंडिया में। खासी और जंतिया हिल्स हैं, ठीक है, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स बोला जाता है, गारो, खासी, जंतिया, ये मेघालय में है। ये सीक्रेट ग्रुप्स की तरह ट्रीट होते हैं। लोकल में एग्जांपल्स आप हम लोग झारखंड का एग्जांपल्स ले सकते हैं। पारसनाथ का भी एरिया जो है इसको सीक्रेट ग्रुप्स मान लिया गया है क्योंकि इनको भी यहाँ के आदिवासी जो है भगवान का दर्जा देते हैं, ऊपर वाले का दर्जा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल वैसी प्रजातियाँ अगर मिलती जो सिर्फ यही मिलती तो उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता कि नहीं सेक्रेट ग्रुप्स के बहाने। एज सिंपल एज दैट। मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, ये इकोसिस्टम बैलेंस को बरकरार रखता है। कैसे? दीज एरियाज हेल्प इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये मिट्टी को भी बचा के रखता है क्योंकि जंगलों की कटाई होने नहीं देता है ना, तो मिट्टी बच के यहाँ बचा हुआ रहता है और वाटर कंजर्व होता है। अगर मिट्टी ठीक है, प्लांट ठीक है तो वाटर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है। मेंटेनिंग माइक्रो क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यहाँ का अगल बगल का जो क्लाइमेट है उसको वो स्टेबल रखता है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखता है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होने देता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने देता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने देता है। ये बैलेंस बना के रखता है आगे, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, हाँ भाई सीक्रेट ग्रुप्स है, धार्मिक स्थल है तो कल्चरली रिच रहेगा ना, वहाँ स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। वैसे जंगलों में आप चले जाइएगा, ठीक है, अगर कोई वैसा जानवर ना हो जो आपको खा जाए वैसे जगहों पर, तो वैसे जगहों पे आप चले जाइएगा और वहाँ शांति एकांत में जाकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आएगी, बहुत शांति मिलेगी अंदर से। यस, आई हैव दिस काउंटर इन माई हैंड ऑल्सो फॉर जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल एंड ऑल लाइक दिस, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन थ्रू फेथ इंश्योर्स
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन विदाउट लीगल इन्फोर्समेंट। मतलब क्या है इस लाइन का? पुराने तरीके से, रीति रिवाज के तरीके से अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, फेथ रख के, विश्वास रख के, श्रद्धा रख के वैसे जंगलों पर, तो ये सुनिश्चित करता है कि पूरी कम्युनिटी मिलके, पूरे लोकल लोग मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं कंजर्व करने के लिए उस जगह को, बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए। अगर सरकार इन जगहों पर भी कम थोड़ा ध्यान देगी तो भी चलेगा। सरकार का बर्डन एट द एंड ऑफ द डे घट रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहां के लोग उसको पवित्र मान रहे हैं और पवित्र मान करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो सीक्रेट ग्रुप्स का ये जो है रोल है, एज सिंपल एज दैट। शॉर्टकट में आता है तो बस आप ये रेड पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, ये पॉइंट्स लिख के काम चला सकते हैं अगर कम मार्क्स में आता है। बड़े मार्क्स डिटेल में 5 मार्कर अगर पूछ दिया तो आप पूरा करेंगे, सीक्रेट ग्रुप्स को आप डिफाइन कर देंगे। ओके, तो सारा उपाय है, आप पूरा लेक्चर करिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से, इस पूरे लेक्चर सीरीज से। ओके, सो अब लॉन्ग टाइप में हम लोग देखते हैं। शॉर्ट टाइप था वो, शॉर्ट में 1-2 लॉन्ग भी था यार, अब जैसे भी आप समझ लो, है ना, आप हैंडल कर लेना उस सब क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा, 3-4 चीज एक्चुअली, और सबके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आएगा। तो चलिए शॉर्ट नोट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया। ये एक संरक्षित एरिया है, सुरक्षित एरिया है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स आर कंजर्व्ड, जहां पर जंगली जानवर और उनके जो घर हैं उनको कंजर्व करके रखा जाता है, उनको बचा करके रखा जाता है इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, उनके प्राकृतिक इन्वायरमेंट में। इट प्रोवाइड्स सेफ शेल्टर टू वाइल्ड स्पीसीज, और ये जंगली स्पीसीज जो प्रजातियां होती है उसको एक सेफ शेल्टर, एक सुरक्षित घर देता है रहने के लिए, एज सिंपल एज दैट। आगे, स्पेशली इंडेंजर्ड, ज्यादातर इंडेंजर्ड स्पीसीज अगर कोई खतरे में है, जिसकी तादाद लगातार घट रही है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है ना। कौन? तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, एंड थ्रेटेंड वन, और थ्रेटेंड स्पीसीज भी उसको भी बचा के रखता है। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हंटिंग, उसको शिकार होने से बचाता है। पोचिंग, पोचिंग होता है इलीगल हंटिंग, जो कानूनी रूप से उसको हंटिंग करना मना है, लेकिन फिर भी पोचर्स लोग, फिर भी हंटर्स लोग उसको जो है इलीगली उसको मारते हैं, शिकार करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए। जैसे राइनोसोरस का हंटिंग किया जाता है, उसके सिंग को काट लेने के लिए, आगे जो निकला रहता है ट्रंक, उसको काटने के लिए, जो एकदम इलीगल है। एंड हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, उनके हैबिटाट को, उनके घर को बर्बाद कर दिया जाता है, उनके घरों को, उनके जंगलों को तबाह कर दिया जाता है। इस चीज़ से बचाने के लिए ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैं नाम दे दिया हूँ, ये एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन राजस्थान, चिल्का लेक सेंचुरी विच इज इन ओडिशा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन गुजरात। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, अगला जो शॉर्ट नोट था वो था बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं और पूरा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व्स इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया मेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक बहुत बड़ा सुरक्षित एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखता है, संरक्षित करके रखता है। कल्चरल हेरिटेज, वहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो धार्मिक आस्था है प्रकृति से जुड़ी, उसको भी बचा के रखता है। एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसको सस्टेनेबली, सशक्त तरीके से ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, उस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप प्लीज़ उस चीज़ को आप देख लेंगे। इट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, इसमें एक नहीं अलग अलग तरह के इकोसिस्टम आ सकते हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट आ सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। जैसे फॉरेस्ट भी हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं, घास के मैदान भी हो सकते हैं, वेटलैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, गीली जमीन भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज भी, वैसे जगह भी हो सकते हैं जहां पर खेती होती हो। नेक्स्ट, वेयर बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन को एग्जिस्टेंट हार्मोनियसली, जहां पर दोनों जंगल जीवन, जंगली जीवन
मतलब पौधे और जानवर और इंसान दोनों एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली भाईचारे के साथ रह सकते हैं। ना हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे ना वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। एक्चुअल में एक बात बताऊं, एक चीज़ है यार, सुन लेना इस चीज़ को। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि जंगली जानवर हमारे घरों में घुस गया, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि हाथियों का अटैक हो गया। ट्रस्ट में एक सच बात बताऊं, हाथियों का अटैक हमारे घर में नहीं हुआ है। हमने जंगलों को काट के उनके घरों में अपना घर बना लिया है, तो वो अब कहाँ जाएंगे? वो हमारे घर में घुसेंगे ना। तो इसको थोड़ा उल्टा कहते हैं कि हमने उनके घर में अपना घर बना लिया है, इसलिए वो अपना हक क्लेम करने के लिए आ रहे हैं। मानव की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, ज़मीन रहने के लिए बहुत कम पड़ रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है इतना ज़्यादा। इसीलिए फैमिली प्लानिंग लेके आती है हमारी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा बात? ये सब कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, ये तीनों स्टेट्स में पड़ता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि उत्तराखंड में है। ये सब एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकता है कि कौन कहाँ है। ठीक है, चलिए तो अब कुछ और शॉर्ट नोट देखते हैं अगर आया है तो। यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, चलिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन इन जीन्स एंड डीएनए सीक्वेंसेस। ये रेफर करता है कि जीन और डीएनए में ही वेरिएशन आना। एक ही तरह के स्पीसीज है लेकिन उनके डीएनए में चेंजेस आना, जीन्स में चेंजेस आना। जैसे ह्यूमन के जीन अलग अलग, ह्यूमन के अलग अलग जीन्स होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर जेनेटिकली डाइवर्स्ड। जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, सीक्वेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही तरह की स्पीसीज है, जैसे मैंने बोला ह्यूमन बीइंग्स एंड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के तो जीन्स अलग अलग हैं ही, कभी कभी सेम स्पीसीज के भी जीन्स, कभी कभी का लगभग बहुत बार सेम स्पीसीज के भी जीन्स अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स के जीन्स अलग टाइप के हैं, यूरोप में रहने वाले के अलग टाइप के हैं, अफ्रीका में रहने वाले के अलग टाइप के, है ना, जिसको ब्रीडिंग बोलते हैं हम लोग, अलग अलग ब्रीड्स होते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और यही एवोल्यूशन का बेसिस है कि निग्रोज जो कि उधर आपका जाकर के वेस्ट इंडीज साइड में जो रहते हैं, वी आर इंडो आर्यंस, ये सब हमारे एवोल्यूशन का जो है एक एग्जाम्पल है, जो इवॉल्व कैसे किया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग रहे, चाहे वो प्लांट रहे, चाहे वो एनिमल रहे। ये बेसिस होता है एवोल्यूशन का और एडेप्टेशन का, कि किस तरह के स्पीसीज ने किस जगह पर अपने आप को एडेप्ट किया है, हेल्पिंग स्पीसीज सर्वाइव चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। और ये स्पीसीज को मदद करता है, प्रजातियों की मदद करता है कि वो किस तरह से बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकता है। जैसे हम एडजस्ट हो जाते हैं ठंडा में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, हमारा जीन इस तरह से बना हुआ है ना। तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। और बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेशों में रहने वाले लोग देखिए, वहाँ एडजस्टेड है वो, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा गर्म देशों में रहने वाले लोग देखिए, वहाँ जेनेटिकली वो लोग एडजस्ट हो गए हैं, अडॉप्ट कर लिए अपने आप को। उनका एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हो गया है कि कितनों भी गर्मी लगे वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। समझ रहे बात? तो ये है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, मैंगोज और डॉग्स। हाँ, अलग अलग वेराइटीज ऑफ राइस एक ही स्पीसीज में होते हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ मैंगोज, मालदा आम, लंगड़ा आम, है ना। कुछ कुछ डॉग्स जो से लैब्राडोर हो गया, है ना, टिबेटन मैशिफ हो गया, है ना। बहुत सारे डॉग्स होते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रीड्स के, अलग अलग जेनेटिक्स जीन्स के, है ना। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं स्पीसीज के अंदर। वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स वैरायटी डिफरेंट जेनेटिकली। हाँ, बहुत सारे वाइल्ड जो वैरायटी होते हैं, जैसे वाइल्ड राइस हो गया, और हम लोग जो अलग अलग जीन्स को कंबाइन करके जो राइस उगाते हैं, वो लोग जेनेटिकली अलग अलग होते हैं, लेकिन है तो एक तरह के स्पीसीज, है तो राइस ही, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, इस पर भी शॉर्ट नोट्स अगर आएगा तो इतना आप लिखेंगे, मोर देन इनफ है, 2 स्लाइड्स मोर देन इनफ है। ओके, सो इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे, है ना, मल्टीपल टाइम इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप पूरा का पूरा अगर लेक्चर आप लगाना चाहते हैं तो पैरामाउंट क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर से। सारे लेक्चर्स डिटेल्स में आएंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डिटेल्स में होंगे। ईच एंड एवरी सेक्शन को हम लोग प्रैक्टिस करवा के चल रहे हैं, किसी भी सेक्शन को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स रहे, चाहे वो बायोलॉजी रहे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस रहे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल पे। दूसरा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सबसे बेसिक सा सवाल,
डिस्क्राइब द नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, भारत में राष्ट्रीय तौर पर क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं, क्या क्या ट्राई किया गया है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, और क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफर्ट्स लगाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि पूरे पृथ्वी में जो अलग अलग तरह के जीवन आप देखने को मिल रहा है, चाहे वो जानवरों का जीवन हो, चाहे वो प्लांट्स का जीवन हो, अलग अलग वेरिएशंस के जो प्राणी आपको अर्थ में देखने को मिल रहे हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे जीवित प्राणियां होते हैं, जैसे प्लांट्स हो, जैसे पौधे हो, जैसे एनिमल्स हो, जैसे जानवर हो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिजम्स भी, प्राणियां भी होते हैं। देयर जीन्स, उनका जीन, उनका इकोसिस्टम, उनका इन्वायरमेंट, सब कुछ हम लोग किसके अंदर लेके आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारा प्लांट भी तो है, छोटे ऑर्गेनिजम्स भी तो है, ये सबको हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर लेके आते हैं, सब मिलके बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंडिया के बारे में, इंडिया में हम लोग ऑब्वियसली इंडियन है यार, तो इंडिया के बारे में बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या नेशनल एफर्ट्स लगाए गए हैं, राष्ट्रीय तौर पर क्या क्या मुहिम चलाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, है ना, जैव विविधता को जो है बचा के रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं। पहला है प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर जंगलों की कटाई करना मनाही है, वहाँ पर जंगली जानवरों को मारना मनाही है, तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ का बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने का एक तरीका ही तो है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क बनाना, उसको भी तो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि बाहर से वहाँ पे आप जंगलों की कटाई नहीं कर सकते, वहाँ के जानवरों को नहीं मार सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व्स का बनाना, ताकि वहाँ का फ्लोरा और फाउना, मतलब प्लांट और एनिमल को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, है ना। नेक्स्ट, इंडिया हैज ओवर 100 नेशनल पार्क्स, भारत में लगभग 100 से अधिक या लगभग 100 जो है नेशनल पार्क्स हैं। एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट फिगर आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, लगभग में भी काम चला सकते हैं, और 550 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट, आगे लीगल प्रोटेक्शन, मतलब कानूनी तौर से भी कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ जो है सुरक्षा दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर के। पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून बनाया गया था, ये 1972 में आया था। 1972 में ये कानून आया, ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को कटाई होने से और उनका शिकार होने से। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में आया था, ये रोकता है डिफॉरेस्टेशन को, जंगलों की कटाई को ये रोकता है। तो ये सरकारी कुछ सुविधाएं हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, कानूनी तौर से बनाए गए कुछ लॉज है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये आया, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल यूज, मतलब सही तरीके से यूज करे, सशक्त तरीके से यूज करे, किसको यूज करे और कंजर्व करे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वो एनिमल रिसोर्स हो, चाहे वो प्लांट रिसोर्स है, उसको सही तरीके से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन में उसकी कमी ना पड़े। इतने जंगलों को नहीं काट लें कि सारा का सारा ऑक्सीजन भी खत्म हो जाए, तो हम भी चले जाएं, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कानूनी तौर से पारित हुआ एक एक्ट था, 2002 में आया था, जो इसके बारे में बात करता था कि हम लोग को सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करना है और उसको कंजर्व करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मुहिम था, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट था, जो 1973 में आया था, और दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में आया था। ये किसको बचाने के लिए? तो टाइगर्स को बचाने के लिए और एलिफेंट्स को बचाने के लिए। उनकी तादाद लगातार घट रही थी। आखिर आपका जा करके एलिफेंट्स को क्यों मारा जाता था? उनके टीथ के लिए। उनके टीथ से जो है अलग अलग आभूषण बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, अलग अलग जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ था, है ना। यहाँ तक कि टाइगर के हड्डी को भी मेडिसिनल, आयुर्वेदा या बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में उनको मेडिसिनल वैल्यूज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए उनकी कटाई की, उनका शिकार किया जाता था। उसके शिकार को बचाने के लिए सरकार ने कानून पारित किया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया 1992 में, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीसीज को। नेक्स्ट, अगला सेक्रेड ग्रुप्स, जो भी मैंने बताया,
सेक्रेड ग्रुप्स का बनना और कम्युनिटी रिजर्व्स का बनना, मतलब पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे जो लोग हैं, है ना, जो उस जगह से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उस सेक्रेड जगह से, उस पवित्र जगह से, वो लोग मिल करके उस जगह को बचाते हैं। जो पवित्र जगह होती है, जो लोग उसको बहुत अपने देवताओं का घर मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना, जो अभी मैंने बताया कि लोकल कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े को, ताकि वो वहाँ पर धार्मिक आस्था रखते हैं, कल्चरल आस्था रखते हैं और धार्मिक आस्था रखते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या है? ये तो भारत के एफर्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए? पहला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, इसको हम लोग CBD बोलते हैं, जो 1992 में पारित हुआ था। ये कब हुआ था? जब अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वेयर रियो डी जेनेरियो लोकेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल ट्रीटी टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, एक अंतरराष्ट्रीय रूप से एक ट्रीटी साइन हुई, एक एग्रीमेंट पेपर बनाया गया, एक संधि पे हस्ताक्षर किया गया बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। यह सस्टेनेबल यूज करने में मदद करता है, सशक्त तरीके से प्रयोग करने में मदद करता है और शेयर बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली, और जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो बेनिफिट है वो सही तरीके से पूरे मानव जाति में उसका बंटवारा हो सके। ऐसा नहीं कि कुछ देश के लोग उसका ज़्यादा यूज़ कर लें, कुछ देश के लोग उसके यूज़ करने से वंचित रह जाएं। इसका एक्ट पारित किया गया था और इस पर ट्रीटी जो साइन की गई थी वो 1992 में साइन की गई थी रियो डी जेनेरियो में। कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है CITES, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये कन्वेंशन बनाया गया था, नियम बनाया गया था 1975 में। रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। वैसे फ्लोरा एंड फाउना, वैसे जानवर और वैसे प्लांट्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब उनकी तादाद इतनी घट चुकी है कि वो अब कुछ ही बचे हुए हैं। अगर इसी तरह से उनकी कटाई जारी रखी गई तो एक समय में वो विलुप्त हो जाएंगे। उनको इंटरनेशनल ट्रेड से रोकना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनका कहीं भी खरीद बिक्री नहीं होना चाहिए, उनके व्यापार को रोक देना, इसके लिए कन्वेंशन बनाया गया था विच इज इन 1975। तो ये इंटरनेशनल एक एफर्ट है बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। एक था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये बनाया गया था, ये मेंटेन करता है रेड डाटा बुक को। रेड डाटा बुक, इसको मैंने डिटेल लेक्चर में बताया था, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारे प्राणियों को, जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट के स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल के स्पीसीज है, उनको रैंकिंग देता है कि कौन कौन से कैटेगरी में है, कौन इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कौन वल्नरेबल कैटेगरी में है, कौन एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। उसके अनुसार उसके प्रोटेक्शन दिया जाता है रेड डाटा बुक। दैट लिस्ट इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, जो इंडेंजर और जो थ्रेटेंड है ना, जिसको सुरक्षा की जरूरत है, वैसे स्पीसीज को उसमें लिस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर, वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में फंड इकट्ठा किया जाता है, पैसा रुपया इकट्ठा किया जाता है नेचर को बनाने के लिए, जिसको WWF बोलते हैं। प्रमोट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करता है एंड सस्टेनेबल यूज, और सशक्त तरीके से प्रयोग करता है नेचुरल रिसोर्सेज को ये सही तरीके से यूज करने में मदद करता है WWF। ये एक इंटरनेशनल क्या है, ये आपका जाके इंटरनेशनल मुहिम है, अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। अगला यूनेस्कोज मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स MAB प्रोग्राम, ये यूनेस्को ने चलाया था, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा चलाया गया एक मुहिम था MAB, जिसको बोलते हैं मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, सॉरी, ये बढ़ावा देता है इस्टेब्लिश करने को। किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने को? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को ग्लोबली, पूरे जितने भी देश में अलग अलग जगह जो बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB। ओके, तो ये सब कुछ भारत के और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट्स थे, कुछ मुहिम थे जो भारत में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से लगाए गए थे बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है
एक दो ठो अगर शॉर्ट में पूछता है ना तो बस रेड रेड पॉइंट आप लिख के चले आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसको डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब करने देता है तो आप एक एक दो दो लाइन में आपको इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट जो सवाल है, मेंशन एंड डिस्क्राइब 3 रीजंस एज टू व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 3 रीजन बताइए कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों उनको हमें बचा के रखना चाहिए। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हालांकि ये पूछता है 3 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 3 इंपॉर्टेंट कारण जिसके कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, वो कारण निम्नलिखित है। पहला, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ये हमारे एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी लेके आती है। कैसे सर? तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के बैलेंस को और स्टेबिलिटी को, स्थिरता को बना के रखता है ना, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, दोनों बैलेंस बना हुआ है ना। एक लेवल में जो आपके जाकर के जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप है, वो प्रोड्यूसर है, उसको कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उसको कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और सब स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को ये बरकरार रखता है। डिफरेंट स्पीसीज प्ले स्पेसिफिक रोल्स। अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग रोल प्ले करता है, अपना अलग अलग दायित्व निभाता है एनवायरनमेंट में। जैसे कुछ पॉलिनेशन में मदद करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट के रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया है इसको, है ना। तो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो सड़ गल जाते हैं, है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और उसको वो मिट्टी में मिलने में मदद करते हैं। और वही जो मिट्टी में मिल जाते हैं वो वापस से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जहां से प्लांट्स और अच्छे ग्रो होते हैं, है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन, कुछ वाटर्स को प्यूरिफाई करते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, पानी में कुछ हार्मफुल चीज़ें चली जाती हैं तो उसको वो खा जाते हैं और वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, और क्या मदद करते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल्स। हाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल तो है ही। हम लोग खाना के लिए, खाना पीने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। तो ये भी एक कारण है बायोडाइवर्सिटी को बचाने का। इफ वन स्पीसीज इज लॉस्ट, अगर एक प्राणी, एक स्पीसीज, एक प्रजाति खत्म हो जाती है, इट कैन डिसरप्ट द एंटायर फूड चेन। तो ये पूरे फूड चेन को बर्बाद करके रख सकती है। अगर सारे हिरन खत्म हो जाएं तो घास की तादाद बढ़ जाएगी। सारे हिरन अगर खत्म हो जाएं तो हिरन पे डिपेंड रहने वाले जो टाइगर्स हैं, जो हिरन पर को ज्यादातर शिकार करते हैं, वो टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक लेवल अगर खत्म होता है तो उसका अगला लेवल अपने आप खुद से डिस्ट्रॉय होने की क्षमता रखता है। और इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये तो हो गया नेचर में ये इंपॉर्टेंस, नेचुरल इंपॉर्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक, पैसे रुपये के रूप में भी ये बहुत हेल्प करता है। कैसे सर? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिलता है, चाहे वो प्लांट रिसोर्स रहे, चाहे वो एनिमल रिसोर्स रहे। अलग अलग मेडिसिनल प्लांट जिसको हम लोग बेच करके पैसा कमाते हैं, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फूड्स जैसे मीट वगैरह, अलग अलग जानवरों की मेडिसिन के लिए उनको शिकार करना, वो सब मार्केट्स में बिकते हैं, इससे लोग पैसा कमाते हैं। तो इकोनॉमिकली भी ये इंपॉर्टेंट है। फूड मिलते हैं, मेडिसिन मिलता है, टिम्बर मिलता है, जिससे घर के फर्नीचर्स बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, है ना। फाइबर्स मिलते हैं, वो फाइबर्स से कपड़े बनते हैं, रेशम के कपड़े, जूट के कपड़े, जूट से अलग अलग चीज को, और बहुत सारे जानवरों के स्किन के कपड़े, तो वो बेच के इंसान पैसा कमाता है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले बहुत सारे मटेरियल्स हमको जानवरों और जंगलों से मिलते हैं, तो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि क्विनाइन और पेनिसिलिन जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिज्म से, प्राणियों से मिलते हैं। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ दीज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख रहे हैं, इसका मतलब ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें इतना ज्यादा पैसा बना के देती हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्सेज को हम बचा के रख सकते हैं। इथिकली और एस्थेटिक वैल्यू के लिए, इथिकल मतलब थोड़ा सा आप इथिकल हो जाइए, मानव हैं आप, आपकी जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदार राना तरीके से हम लोग क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। अरे हमें सब कुछ एनवायरनमेंट से मिला है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें जिसने हमें इतना कुछ दिया है। बी इथिकल। हमारे माँ बाप ने हमें इतना बड़ा पाल पोस के किया है ना जी,
तो हमें उनको सपोर्ट करना है ना आने वाले समय में। ऐसा ही तो है हमारा इन्वायरमेंट, ये भी तो हमारा भरण पोषण करता है हर एक तरीके से, तो हमें तो उसे बचा के रखना है ना, कंजर्व करके रखना है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स हैव देयर राइट्स टू एग्जिस्ट। सारे लिविंग बीइंग्स का राइट्स है, हक है कि वो जिंदा रहे। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप जो है जानवरों को इलीगली मारे, आपको कोई नहीं हक बनता है कि प्लांट्स को आप इलीगली काटे। तो सबका यह हक है जिंदा रहने का, जीने का, रिगार्डलेस ऑफ देयर यूजफुलनेस टू ह्यूमंस। नो मैटर कि वो ह्यूमन के लिए यूजफुल है या नहीं है, नहीं भी यूजफुल है फिर भी उनको जीने का हक है। ठीक है, वो धरती में आया है लाइफ लेके, तो उसको जीने का हक है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इनरिचेस आवर लाइफ थ्रू इट्स ब्यूटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे लाइफ को और इनरिच करता है और फलता फुलाता है, ब्यूटी जोड़ के इसमें खूबसूरती जोड़ता है, अलग अलग वैरायटी जोड़ता है, हमें इंस्पिरेशन देता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस देता है। आप चले जाइए आप हिल स्टेशंस वगैरह में, आपको फ्रेशनेस का फील आएगा। आपको सीक्रेट रिलीजियस प्लेस में चले जाइए, उसके अगल बगल के जंगल आपको एक स्पिरिचुअलिटी का फील देंगे, आपको अंदर से अंतः मन को आपको शांति मिलेगा। तो इतना सारा इंपॉर्टेंस हमारा बायोडाइवर्सिटी हमें दे रहा है, तो हमें कंजर्व करना जरूरी है उसको दोस्त। ओके, तो इन सारे बातों के साथ टाइम टू से गुड बाय टू दिस चैप्टर। और इस तरह से हमारा चैप्टर ये जो है द एंड हो गया। अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, हम लोगों ने सारा का सारा लेक्चर भी लगा लिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए जो हम लोग कर सकते थे। इसी तरह से अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करेंगे 9835679129 नंबर पे, और प्ले स्टोर से प्लीज़ डाउनलोड कर लेंगे पैरामाउंट क्लासेस के एप्लीकेशन को। इसी प्रकार से हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के क्रैश कोर्स को लॉन्च किए हुए हैं आपका जा करके क्लास 12th के लिए इस बार, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जगह पे से। ठीक है, कोर्सेज का दाम बहुत कम है दोस्त, अभी 191 रुपीज़ में पूरा कोर्स आपको लॉन्च कर दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स का, बायो का 191 रुपीज़, कंप्यूटर साइंस का 191 और फिजिक्स का 191। जिसको जो सब्जेक्ट्स खरीदना है यू कैन परचेस इट थ्रू माई ऐप इन प्ले स्टोर। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय, टिल देन, गुड बाय।